नेपाल यानी दुनिया का इकलौता मुल्क जहां पर 80% से भी ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है। 2006 तक नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। 2006 में आंदोलन हुआ नेपाल के राजा के खिलाफ। 2008 में वहां पर गणतंत्र वाली सरकार बनी, रिपब्लिक गवर्नमेंट बनी। रिपब्लिक गवर्नमेंट यानी जहां पर राष्ट्रपति मुखिया होता है, ना कि कोई राजा। तब से लेकर के आज तक नेपाल में अलग अलग छिटपुट घटनाएं तो होती हैं, लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बाद एक सवाल उठ रहा है। सवाल ये कि क्या नेपाल एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। नमस्ते, आज हम पूरी डिटेल के साथ जानेंगे कि नेपाल के अंदर मोनार्की को कब खत्म किया गया था और किसके पीछे किसका हाथ था। एक इंडियन मीडिया का रिपोर्ट है जिसमें वो ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से 2006 के अंदर किंग को हटाया गया था और उसके बाद के मामला हुए थे। हम इंडियन मीडिया की रिपोर्ट को इसलिए देखने वाले क्योंकि ये हिंदी के अंदर है और हमें समझ आएगा, हमें डिटेल से पता चलेगा कि नेपाल के अंदर हालात कैसे बिगड़े थे और किंग को कैसे हटाया गया था। आज भी अगर आप देखें तो आजकल नेपाल के अंदर ये बात चल रही है कि किंग को वापसी लाया जाए, जबकि 2006 के अंदर ये बात चल रही थी कि किंग को हटाया जाए। इन दोनों मामलात के ऊपर देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि इंडियन मीडिया इस टाइम पे क्या रिपोर्ट दे रही है नेपाल के हालात के बारे में और किंग के वापसी आने के बारे में। वीडियो देख के फिर आपके साथ बात करते हैं। नेपाल यानी दुनिया का इकलौता मुल्क जहां पर 80% से भी ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है। 2006 तक नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। 2006 में आंदोलन हुआ नेपाल के राजा के खिलाफ। 2008 में वहां पर गणतंत्र वाली सरकार बनी, रिपब्लिक गवर्नमेंट बनी। रिपब्लिक गवर्नमेंट यानी जहां पर राष्ट्रपति मुखिया होता है, ना कि कोई राजा। तब से लेकर के आज तक नेपाल में अलग अलग छिटपुट घटनाएं तो होती हैं, लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बाद एक सवाल उठ रहा है। सवाल ये कि क्या नेपाल एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। नमस्ते, मैं राशिद। सबसे पहले तो आप ये जानें कि नेपाल के अंदर चल क्या रहा है। नेपाल के अंदर ख़ासतौर से तराई क्षेत्र में कई लोग ऐसे हैं जो नेपाल की मौजूदा सरकार के खिलाफ आंदोलन किए हुए हैं। इनका ये कहना है, मानना है कि नेपाल में मौजूदा सरकार की वजह से करप्शन बहुत ज़्यादा है, प्रशासनिक अमला ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये लोगों का कहना है। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि 2006 में जब राजशाही हुआ करती थी तब राजा ही हमारे असली सरकार थे और उस ज़माने में नेपाल की हालत कहीं ज़्यादा अच्छी थी, इसीलिए हमें वापस से राजा चाहिए, हमें गणतंत्र से किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है। दरअसल हाल के दिनों में क्या हुआ ना, पिछले 15-16 साल में अगर आप देखें तो 15-16 साल में नेपाल के अंदर हिंदुओं की आबादी उस रेशियो में या उस स्पीड में आगे नहीं बढ़ी जितना बाकी कई धर्मों की बढ़ी। नेपाल के लोगों को ये लगने लगा कि अगर हिंदुओं की आबादी नहीं बढ़ रही है, एक ये भी इनसिक्योरिटी है कि कहीं आगे आने वाले वक्त में दूसरे समुदाय के अगर लोग बढ़ गए तो फिर संसाधनों पर उनका कब्जा हो जाएगा और ऐसे में असंतुलन बहुत ज़्यादा हो सकता है। और इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि नेपाल में राजशाही को फिर से लेकर के आएँ। क्या धर्मनिरपेक्ष से अचानक नेपाल फिर से राजशाही की तरफ वाकई बढ़ पाएगा? मौजूदा दौर में क्या ऐसा हो सकता है? सबसे पहले तो आप ये समझें कि इतिहास क्या कहता है। ईसा से करीब 1000 साल पहले नेपाल छोटे छोटी रियासतों में, छोटे छोटे कुलों के परिसंघों में बटा हुआ था। गोरखा राजा पृथ्वीनारायण शाह ने 1765 में नेपाल की एकता के लिए, नेपाल की अखंडता के लिए, नेपाल की एकजुटता के लिए मुहिम शुरू की और 1768 में इसमें सफल हो गए। लोगों को ये लगा कि नेपाल में जो भविष्य है ये राजा के हाथ में रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहीं से सन 1768 में आधुनिक नेपाल का जन्म हुआ। राजवंश के 5वें राजा राजेंद्र विक्रम शाह के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल की सीमा के कुछ इलाकों पर कब्जा किया। 1815 में लड़ाई हुई। इसके बाद सुगौली संधि हुई। 1846 में राजा सुरेंद्र विक्रम शाह के शासनकाल में जंग बहादुर राणा एक शक्तिशाली सैन्य कमांडर के तौर पर उभरे। हालांकि तब से लेकर के साल 2006 तक राजशाही शासन चलता रहा। ये कहा जाता रहा कि पूरी दुनिया में कहीं पर राजशाही शासन अब ख़त्म होता जा रहा है, कुलों का परिसंघ जो है पूरी तरह विघटित हो गया है। तो ऐसे में नेपाल में हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि नेपाल को गणतंत्र बना देना चाहिए, रिपब्लिक बना देना चाहिए। हुआ भी यही। 2006 में आंदोलन हुआ, राजाओं के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। उनका ये कहना था कि जो राजा हैं वो
वो संसाधनों पर कब्जा किए बैठे हैं और उसी तरह से अभी भी बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं जैसा पुराने ज़माने में राजा बहुत गरीब जनता के साथ में किया करती थी। लोग ये कहते थे कि नौकरी में हमें मौके नहीं मिल रहे हैं, हमें शासन में मौके नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में हम भी मुख्यधारा में आना चाहते हैं। खूब बड़े आंदोलन हुए, नतीजा ये हुआ कि 2008 में गणतंत्र, और 2008 से लेकर के अभी तक पिछले 15 साल में नेपाल में गणतंत्र लेकिन कभी मजबूत नहीं हुआ। वजह ये है, जो तराई बेल्ट है ना, जहाँ पर जनकपुर का इलाका है, तराई बेल्ट में यानी जनकपुर के इलाके में राजशाही के खिलाफ आंदोलन उठता रहा और आज की तारीख में काठमांडू तक ये प्रदर्शन पहुंच गया है। काठमांडू में सैकड़ों लोग इकट्ठा होने लगे हैं और ये कहने लगे हैं नेपाल को वापस से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। क्या वाकई भविष्य में ऐसा होगा? सोच करके देखिए, अगर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाता है, बाकी एशियन कंट्रीज़ पर, हिंदुस्तान पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जो शासन सत्ता है ना, ये किसी भी मुल्क की बुनियाद तय करती है, और अगर सत्ता में राजशाही आ गई वापस से, तो ये यकीन से मैं कह सकता हूँ कि नेपाल के लिए कमज़ोरी होगी, नेपाल की प्रशासन के लिए कमज़ोरी होगी, नेपाल की जनता के लिए आगे बहुत बड़ा सेटबैक होगा। लिहाजा नेपाल की जनता को गणतंत्र मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, न कि एक बार फिर से राजशाही की तरफ या हिंदू राष्ट्र की तरफ ढकेले नेपाल को। नमस्ते। हामीले हाम्रो अभियानलाई फत्ते गर्नुपर्नेछ। आउनुहोस् हामी एक भएर अगाडि लागौँ। आउनुहोस् आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कृपया सामने भएर बस्दिनु होला। अब एकैछिनपछि दुर्गाजीले बोल्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रवादीको मास यो कुनै दुर्गा प्रसाईको लागि मात्र उठेको मास होइन दर्शकबिन, यो समग्र देशको आवाज, देशको लागि उठेको मास भनेर हामीले परिकल्पना गर्न सक्छौँ दर्शकबिन। आज मङ्सिर 7 गते 2062 साल आजको दिन देशघाती 12 बुँदे सम्झौता गरेको दिन र 12 बुँदे सम्झौताको विरोधमा आज हामी सडकमा उत्रेका छौँ। हामीले 12 विरोध हजारौंको संख्यामा यहाँ नागरिकहरू सुस्पष्ट रूपमा उपस्थित भएको हामीले देख्न सक्छौँ दर्शकबिन। भोलिन्टियर साथीहरू कृपया तालमा बस्दिनुहोस् न। भोलिन्टियर साथीहरू कृपया स्वयंसेवक साथीहरू, यो गाडी भन्दा, यो स्टेज भन्दा कम्तीमा 10 मिटर पछाडि हटाइदिनु होला। पिट्टा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो मुटुको ढुकढुकी मास हेर्नुहोस् दर्शकबिन, मास शेयर गर्नुहोस्। हामीले देखिरहेका छौँ दुर्गा प्रसाई पनि तो वीडियो आप लोगों ने देख ली कि किस तरीके से नेपाल के अंदर किंग को हटाया गया था, और आजकल अगर हम देखते हैं तो किंग को वापसी लाने के लिए रोडों के ऊपर अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं नेपाल के अंदर। ये सारी बात चल रही है। बात यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी आ रही है कि इन सबको वापसी लाने के लिए इस टाइम पे नेपाल को इंडिया मना रहा है कि आप किंग को वापसी लेके आओ, तभी हाल आपकी कंट्री के अंदर बेहतर हो सके। क्योंकि अगर मोनार्की होगी तो कोई ना कोई चाइनीज गवर्नमेंट का बंदा आके आपकी डेमोक्रेसी के अंदर, आपकी हुकूमत के अंदर या इलेक्शन के अंदर गड़बड़ करके आपकी मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। अगर किंग होगा तो किंग को मुल्क का जो है ना ख्याल होगा, मुल्क के बारे में सोचेगा। ये सारी चीजें हो रही है। अगर हम देखते हैं तो 2006 के अंदर हटाया गया, फिर 2008 के अंदर तकरीबन कोई डेमोक्रेसी आई और फिर इलेक्शन हुए और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं। लेकिन लास्ट ईयर के अंदर हमने देखा था कि नेपाल के अंदर इलेक्शन थी और उस इलेक्शन को देख के मुझे काफी हंसी भी आई, क्योंकि उस इलेक्शन के अंदर ये तय पाया गया था, उससे पहले वाले इलेक्शन के अंदर जो 2022 के अंदर जो इलेक्शन हुआ था, उससे पहले के इलेक्शन में ये तय पाया गया था कि 2.5 साल तक एक प्राइम मिनिस्टर होगा, 2.5 साल तक दूसरा प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ऐसे
ऐसे अगर दो प्राइम मिनिस्टर एक ही टर्न्योर के अंदर होंगे तो कैसे मुल्क चलेगा? मुल्क को तो फायदा नहीं होगा, उल्टा मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर एक तरीके से सोचता है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर दूसरे तरीके से काम करता है, तो फिर मुल्क को बेहतर ही नहीं, मुल्क को उल्टा नुकसान की तरफ धकेलना पड़ता है कि मुल्क उल्टा नुकसान की तरफ जा रहा है। इन सारी वजूहात को देख के मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की कि आप लोगों को भी पता चले कि नेपाल के अंदर एक्चुअल हुआ क्या था और इससे नेपाल को कितना नुकसान पहुंच गया है और पहुंच रहा है। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।